वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE साइंस सब्जेक्ट, उसका चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जी हाँ, इस सब्जेक्ट का नाम है, इस टॉपिक का नाम है या सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन वो होती है जैसे कोई भी सब्सटेंस है, हम हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम उनको देखते हैं, अगर वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। घर में खाना पकता है, खाना जब सब्जी बनती है, जो सब्जी में बहुत सारे हम इंग्रेडिएंट्स डाल के नई एक सब्जी तैयार करते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। खाने फूड कुकिंग ऑल द फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। हम सांस लेते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम भोजन करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। भोजन अंदर डाइजेस्ट होता है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो हम सराउंडिंग्स में हम जो भी चीज़ें हम देखते हैं जो जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है केमिकल। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का मेरा नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन, जो पहला मेरा यहाँ पर वर्ड आया है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी आपको दिए केमिकल रिएक्शन के बारे में, और इसको अच्छे समझते हैं अपन केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब सबसे पहले जो बुक का एग्जाम्पल दिया है, बुक में जो एग्जाम्पल दिया मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, सपोज कोई मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, सपोज कोई केमिकल रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। रिबन इसलिए क्योंकि उसका शेप जो रिबन जैसा है, मतलब ऐसा मेटल है, कोई मैग्नीशियम कोई मेटल है। ठीक है, इसमें अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसको मैं जलाऊं, क्या कर रहा हूँ? उसको बंद कर रहा हूँ। केमिकल, ये मेरा मान लो सपोज एक इस टाइप का मैग्नीशियम की पट्टी है। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ फ्लेम से बर्नर है मेरा, यहाँ इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ यहाँ पर, कि छोटे छोटे यहाँ पर पार्टिकल्स गिर जाते हैं। यहाँ एक ढेर लग रहा है, और जनरली इनका जो वाइट कलर का एक पाउडर, ये पाउडर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये रोड है वो मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है। ठीक है, अगर उसको मैं बंद करूं, जलाऊं, तो एक पाउडर बनता है। इस पाउडर जो होता है, ये पाउडर का केमिकल नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, यानी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंजेस आए। केमिकल चेंजेस कैसे आया? मेरा सब्सटेंस क्या था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से क्या बन गया? मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। किससे बना? जलाने पर बना। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कह सकते हैं। सपोज मैग्नीशियम रिबन है, उसी रिएक्शन किससे हुई? ऑक्सीजन से हुई। तो क्या बन गया मेरा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का सिस्टमेटिकली क्या मतलब है, हम क्या होता क्या है केमिकल रिएक्शन, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? ये केमिकल रिएक्शन हुई, अब इसको सिस्टमेटिकली कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, इफ ए केमिकल चेंज ऑकर्स इन एनी सब्सटेंस, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? इफ केमिकल चेंज occurs in a substance, in any substance, then it is a chemical reaction। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल चेंजेस का मतलब है, अगर कोई भी चीज़, कोई नया सब्सटेंस अगर क्रिएट हो जाता है, कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध है, दूध जब हम लेते हैं उसमें उससे दही अगर बनाते हैं, दूध से जब दही बनाते हैं तो कैसे बनता है दही? हम दूध को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा दही, मामूली सी
क्वांटिटी में उसमें डालते हैं और रात भर रख देते हैं, सुबह हमको दही मिल जाता है। तो कन्वर्ट फ्रॉम मिल्क टू कर्ड इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो क्या हुआ, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, मिल्क से वो क्या बन गया, कर्ड बन गया। अब देखिए केमिकल जो ये इफ ए केमिकल चेंज ऑकर्स इन एनी सब्सटेंस, केमिकल चेंजेस अगर किसी सब्जेक्ट में आ गए, अब यहाँ पर क्या था, ये मैग्नीशियम था, क्या बन गया केमिकल चेंज, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस आए, इस कारण इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को हम क्या डेफिनेशन लेते हैं, एक तो ये होगी हमारी, ठीक है। अब एक और ये कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होने से कोई नया सब्सटेंस ही बन जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यानी कि इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस into a new substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्म होकर एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस इट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। किस कारण होता है वो, केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो दो चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पर अभी तक भाई, एक तो ये कि अगर किसी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि सब्सटेंस में और नया सब्सटेंस बना तो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक और चीज़ है, अब जो नया सब्सटेंस बन रहा है, मेरा नया केमिकल कंपोजिशन बन रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी जिन सब्सटेंस से वो बना हो, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस which is formed the properties of new substance which is formed as a result of chemical reaction the properties of new substance which is formed as a result of chemical reaction is entirely different from the substances which took द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस, मतलब नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी विच इज फॉर्म्ड, जो कि नया एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बना है, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एज ए रिजल्ट इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या आया हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन गया। उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंसेस विच टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी, कोई नया प्रॉपर्टी, उसकी नई प्रॉपर्टीज होगी और उसका केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई। केमिकल रिएक्शन ये वो होती है जिसके अगर केमिकल चेंजेस जिसमें अगर केमिकल चेंजेस आते हैं किसी भी रिएक्शन में या किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस में कोई सब्सटेंस है, अगर वो ट्रांसफॉर्म होकर नया सब्सटेंस बन जाता है, वो केमिकल रिएक्शन है। और तीसरा है कि कोई नया सब्सटेंस जब बनता है केमिकल रिएक्शन में, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो उन सब्सटेंस से डिफरेंट होती है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं। अब केमिकल रिएक्शन से कुछ एग्जाम्पल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन,
इसका क्या मतलब हुआ, मतलब लोहा होता है, लोहे में अगर जंग लग जाता है, कई बार आपने देखा, तो वो जो सब्सटेंस था वो तो आयरन था, ठीक है, स्टील था, उसको क्या हुआ, उसमें केमिकल चेंजेस आए और उसमें रस्टिंग, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो जंग लग जाती है उसमें, तो वो भी क्या है, मेरी केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग फूड, खाना पकाना, ये भी मेरा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं हमारी बॉडी का, ह्यूमन बींग का, रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, वो भी केमिकल चेंजेस है। क्यों चेंजेस है, हम क्या लेते हैं, अंदर क्या इंटेक करते हैं हम, ऑक्सीजन, और जो बाहर क्या आती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हो गया, ऑक्सीजन गई, आई गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी मेरा एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार ये हमारे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, क्या है हमारा, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना को डाइजेस्ट करना। हम जब फूड जो इंटेक करते हैं, जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है, कहाँ होता है, हमारा स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नया सब्सटेंस मिल जाता है, उससे हमको क्या मिलता है, बॉडी क्या गेन करती है, उसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये उसे एक्सट्रैक्ट करती है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो एग्जिट हो जाती है हम, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये डाइजेशन ऑफ फूड हमारा रहता है, तो ये भी इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक यू हैव क्लियर द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, आइए इसको समझते हैं। अब केमिकल रिएक्शन लिखने का जो तरीका है, अभी तक यहाँ आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसके एग्जांपल समझ में आ गए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे। तो मैं जो एग्जांपल मैंने शुरुआत में दिया था, कोई मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैं अगर बंद करता हूँ ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू। अब ये जो हमने लिखा है मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब हम क्या समझ रहे हैं, अब इसमें केमिकल इक्वेशंस पे आने से पहले मैं आपको कुछ इसकी जो टर्म्स होती है केमिकल रिएक्शंस की, वो समझाना चाहता हूँ। एक तो होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, दो टर्म मैंने बोली, एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टेंट समझते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए या कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस जो होना चाहिए। क्या था केमिकल रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल इन अनदर सब्सटेंस, यानी कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस तो होगा जिसका ट्रांसफॉर्म होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी। कोई सब्सटेंस ही नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए जो रिएक्ट करे, जिसका रिएक्शन हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट का क्या डेफिनेशन हो गया, ठीक है, द सब्सटेंस या द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, ठीक है, टू पार्टिसिपेट in the chemical reaction द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, या तो कोई एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मोर देन टू, टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। सो दो सब्सटेंसेस, या द की जगह मैं दोस्त करता हूँ, वो सब्सटेंसेस, ठीक है, पूरा डेफिनेशन मेरी क्लियर हो जाएगी। दो सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, ठीक है, टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब्सटेंसेस मेरे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। तो इस जो एग्जांपल ये है, इसमें मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये भी रिएक्टेंट्स है और ये भी, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये मेरा एक रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट नंबर 2,
बोथ आर रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट। अब इट रिटर्न इन द लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, इट राइट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी केमिकल रिएक्शन इस एरो के इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, बीच में एरो है हमारे केमिकल इक्वेशन के, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको लिखते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेरा क्या है, रिएक्टेंट के बाद क्या है मेरा, देन नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो सब्सटेंस मेरा बना है रिएक्टेंट करके, जो नया सब्सटेंस बना है वो मेरा कहलाता है प्रोडक्ट। मतलब कि ये जो नया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो मेरा बना है, ये दैट इज कहलाता है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंस या एक बनता है जो सब्सटेंस, और या फिर बहुत सारे बनते हैं तो सब्सटेंसेस, the substance or substances which are formed, ठीक है, the substance or substances which are formed in a chemical reaction the substance or substances which are formed in a chemical reaction is called product और प्रोडक्ट्स। अगर एक है तो प्रोडक्ट और बहुत सारे हैं तो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे और एक बनेगा तो मेरा प्रोडक्ट होगा। तो वो सब्सटेंस है जो मेरा केमिकल रिएक्शन के बाद, रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल एज ए रिजल्ट आता है, एज ए रिजल्ट, और जो बनता है, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट। यहाँ पे एक वीडियो डालते हैं, विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट, ठीक है। वापस मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। इसको आप, मैं चाह रहा हूँ आप राइट डाउन कर लें ये दोनों को, डेफिनेशन को, व्हाट इज, क्योंकि एग्जाम में आपकी आ सकती है, दोनों डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इस ये दोनों आप राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी यहाँ तक तो ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप समझ आ गए। अब मेन चीज जो है वो क्या है, वो अभी कंप्लीट नहीं, तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो एक चीज हो रहा है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो क्या आ रहा है पॉइंट मेरा, केमिकल इक्वेशन। चलो यहाँ तक तो हमें क्लियर आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्लियर। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद, अब यहाँ तक ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम, क्योंकि टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है सर, आपने तो बता ही दिया केमिकल रिएक्शन होती है। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में वर्ड पढ़ा होगा इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू लग के इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ रहती है, राइट हैंड साइड में कुछ रहती है, तो वो तो लिखी है। अब इसको मैं अगर किसी फॉर्मूले में, सिंबल्स के फॉर्म में और केमिकली कंपोजिशन के फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो मेरा उसको वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको केमिकल रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्टेंट्स एंड या इसको लिख सकता हूं मैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग फॉर्मूला, symbol and chemical composition of reactant and product. Representation of chemical reaction using formula, symbol and chemical composition of reactant and product, ठीक है, is called chemical equation. चलिए ये समझते हैं। यानी कि मैंने आपको 9th क्लास में एक हमारा चैप्टर था, वो उसका भी लेक्चर है मेरा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कोई भी मैटर है या कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, वो दो टाइप का होता है, तो प्योर सब्सटेंस होगा या वो मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। अब किसी भी सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को हम उसके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, H2O उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस प्रकार जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जो हमारा बनता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ये फॉर्मूला किसका है, फूड का, या जो ग्लूकोज जनरेट होता है उसका फॉर्मूला है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे बेसिक एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में किसी सब्सटेंस को लिखना क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल कंपोजिशन कहलाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बनेंगे मेरे, उसको केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म में लिखना है और उसको रिप्रेजेंट करना है इस केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल के फॉर्म में। अब सिंबल क्या क्या यूज होते हैं, सिंबल इसमें जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो दो रिएक्टेंट, ठीक है। अगर इसमें एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, तो उनको प्लस करके मैं लिखूंगा, तो ये सिंबल्स हमारे आ गए, ठीक है। फॉर्मूले के फॉर्म में एरो लगा के फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया, तो इसको लिखना उस फॉर्म में, उसको क्या कहलाएंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आइए अब समझते हैं, जैसे ये जो मेरी केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। क्या है मेरा, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज ए एलिमेंट। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसको इट इज आल्सो एन एलिमेंट, मतलब इसको हम वापस स्प्लिट नहीं कर सकते फर्दर किसी सब्सटेंस में। यानी ये मेरा मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट है। तो इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैग्नीशियम को मैं लिखूंगा Mg, लिखा। ऑक्सीजन का मेरा फॉर्मूला था O2, क्लियर। इसका एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, और जो कंपाउंड मेरा बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनेगा, क्लियर। तो ये होगी मेरी केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहलाती है, मेरी केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाती है मेरी, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ये होगी मेरी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन वापस दो टाइप की होगी, मतलब या तो फर्स्ट या तो पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होगी अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझने से पहले, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझने से पहले हमें समझते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वो क्या होता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वो बहुत ही यूजफुल है इसके लिए, ठीक है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, तो अगला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा है, या मैं वापस बताता हूँ। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का अर्थ है कि मास कैन नेवर डिस्ट्रॉय और नॉट क्रिएटेड, या मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मास को कभी भी हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। तो क्या है इसका, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी भी किसी भी मास को हम न तो बना सकते हैं, न उसको नष्ट कर सकते हैं, किसी भी मास को। अब मास का अर्थ क्या हो गया, मास का अर्थ यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एक सब्जी बना रहा हूँ, 2 किलो की सब्जी लाया, काटी मैंने, काट की सब्जी बने तो 2 किलो की ही बनेगी। अगर कोई सब्जी 2 किलो से कम की बनी, यानी कहीं ना कहीं मॉइस्चर उड़ा, वेपर बनी, वो भी उसमें चला गया होगा। पर मैं अगर ओवरऑल टोटल मास लूँ, वेपर का भी मास ले लूँ, जो सब्जी बनी उसका भी मास लूँ, तो वो मेरा 2 kg रहेगा। जितना इंग्रेडिएंट मैंने किसी में मिलाया उतना ही इंग्रेडिएंट रहेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO, ठीक है, ये एग्जांपल था।
अब जितना मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ और ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उनको मिला के, उनके दोनों मास को मिला के ये मास मेरा उतना ही बनेगा, ठीक है। अब मास ऑफ यानी कि जो इसको आगे और मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ जितने एलिमेंट या जितने एटम, अब मास क्या होता है, कोई भी मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। अब टाइनी पार्टिकल्स में क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स का क्या होते हैं, वो जो 9th क्लास से बड़ा एटम होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी चीज़ का होगा वो एटम होगा। अब यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के जितने एटम है तो प्रोडक्ट में भी उतने एटम होने ही चाहिए। ये तो मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर अगर मेरे मैग्नीशियम अगर मेरा एक एटम है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक एटम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैग्नीशियम के, यहाँ ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है, O2 है यानी कि 2 एटम है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना एटम है, एक ही है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी मेरी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होगी मेरी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब मैं आगे आपको इसी से समझाता हूँ कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन में क्या फर्क है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इफ द एटम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ इन ए केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम, ठीक है, इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द एटम of the reactants, the atom of, अब एटम किसके होंगे, किसी एलिमेंट के, the atom of element the atom of element in the reactants, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जो बताया रिएक्टेंट क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, और जो रिजल्ट आता है वो मेरा प्रोडक्ट होता है। दो एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द एटम ऑफ एलिमेंट्स is equal to the atoms of element in the reactant is equal to the atoms of element in the product। ठीक है, अगर दोनों सेम है, यहाँ मैं इफ लगा देता हूँ एक तो डेफिनेशन में, तो और डेफिनेशन अच्छे से बन जाएगी। इफ, यदि the atoms of the element in the reactant is equal to the atoms of the element in the product, then it is called balanced chemical equation। क्या कहलाएगी वो इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अगर किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट, किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और उसके प्रोडक्ट उसी एलिमेंट के, या ऑक्सीजन के एलिमेंट है, और ठीक है, और अब रिएक्टेंट क्या है, O2, इसके ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, रिएक्टेंट में उसके एलिमेंट के नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ द यहाँ पर एक को लिखते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स, अब बिल्कुल डेफिनेशन अपनी बिल्कुल सही होगी। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, प्रोड्यूस नहीं, प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट, देन कॉमा करके, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं यहाँ पे आपको रिपीट समझा देता हूँ। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, उसके एटम्स, उसके नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल होने चाहिए किसके,
उतने ही एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस। तो इसको क्या कहूँगा, बैलेंस इक्वेशन। सर तो अनबैलेंस इक्वेशन, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? मैं अब आपसे पूछता हूँ, Mg प्लस O2 प्लस इज इक्वल टू MgO, क्या ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है? बिल्कुल ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। क्यों ये बैलेंस नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, दोनों के नंबर ऑफ एटम बराबर है। एटम कितने हैं इसके? एक, यहाँ पर भी एक आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 है रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 है। तो ऑक्सीजन के एटम और यहाँ ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है, तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? इट इज नॉट बैलेंस इक्वेशन। जब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सर आप तो कह रहे थे कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो अभी सर आप ही लोग मुझे कहेंगे सर आप तो कह रहे थे इक्वेशन बैलेंस होती है, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमारा ये बोलता है, ठीक है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है? कैन नाइदर बी ग्रेटर नॉट डिस्ट्रॉय, ये मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ है मेरा। तो सर मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहाँ गया? ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहाँ गया अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही तो इसको कहेंगे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एक और चीज़ आ जाएगी केमिकल इक्वेशन, एक और होती है, वो क्या होगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? सिमिलर डेफिनेशन है, वैसे लिखते हैं इफ द नंबर ऑफ एटम्स of any element in the reactant of the reactants is not equal to, not लगा दिया मैंने, is not equal to the number of atoms of that element अगर in the chemical reaction if the number of atoms of any element of the reactants is not equal to the number of atoms of that element in the product, of the product in the chemical reaction, इसको ऐसे लिख देते हैं, if the number of atoms of any element of the reactant is not equal to the number of atoms of that element of the product in the chemical reaction, then it is unbalanced chemical equation। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस क्या होगी? यानी जो बैलेंस नहीं होती, यानी कि सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट का, रिएक्टेंट के किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रोडक्ट के उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर अगर नहीं है, देन वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ में अगर ऑक्सीजन मेरा एक एलिमेंट है, उसको लेता हूँ, उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 ही है। तो क्या बराबर है? इक्वल है? इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, यानी क्या कह रहा है मेरा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यहाँ तक तो क्लियर हो गया, पर अब आपने कहा सर केमिकल इक्वेशन जो होती है मास ऑफ कंजर्वेशन लॉस में लगता है, तो केमिकल इक्वेशन जो होती है इट शुड बी बैलेंस्ड, यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मास ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगता है, ठीक है। तो अगला मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जो सबसे नोट या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लिखिए, वो होगी केमिकल इक्वेशन
शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होनी चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड, यस इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम करेंगे, नहीं बैलेंस है तो हम करेंगे। और उसी का वो तरीका है कि बैलेंस कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा अनबैलेंस, तो अगर बैलेंस नहीं है, शुड बी बैलेंस यानी कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस है अगर केमिकल इक्वेशन, तो क्या कहलाएगी? वो मेरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेगी। इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ इसके आगे वो लिख देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अनस्केलेटन दिस इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन केमिकल। अब स्केलेटन का अर्थ हम जानते हैं, स्केलेटन का अर्थ क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। यानी कि केवल ये जो इक्वेशन लिखी है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो क्या है? एक हड्डियों का रूप है। हड्डियों का रूप, हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं तो हमारा जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हमारा बॉडी का मास होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड होता है, उसमें ऑर्गन्स होते हैं, तब जाके हमारी पूरी बॉडी दिखती है। तो ये तो एक हमारा जस्ट स्केलेटन तैयार हुआ है जो हम लिख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको ये जब तक अनबैलेंस्ड होती है तो हमारा स्केलेटन बैलेंस होने के बाद वो प्रॉपर इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन बैलेंस होनी ही चाहिए। यानी कोई भी इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस नहीं होगी। अब कोई अगर आपसे पूछे सर इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, वाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस, इक्वेशन क्यों बैलेंस, केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, इसको आगे लिखता हूं, ड्यू टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के कारण ही इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि जितने एटम्स इतने इधर होने चाहिए उतने एटम्स, क्योंकि मास वो मैं नहीं तो क्रिएट कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो जितना रिएक्टेंट ने, जितना ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को प्रोडक्ट में भी उतनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहली चीज, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल समझे। फिर केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल के बाद केमिकल रिएक्शन के 3 स्टेप समझे। केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज हो जाना, या कोई भी सब्सटेंस अपना ट्रांसफॉर्म कर नया केमिकल बना लेता है, नया ट्रांसफॉर्म होकर नया सब्सटेंस बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, अगर उसको सिंबलिक फॉर्म में, फॉर्मूले के बेस और केमिकल कंपोजिशन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में 2 चीज़ें होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, और केमिकल रिएक्टेंट जो होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो कहलाते हैं केमिकल रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, एज ए प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम एरो से, बीच में एरो, और जो रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। फिर हमने अब आगे पढ़ा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास नहीं तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो हमेशा बैलेंस होनी जरूरी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट में, नंबर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट में उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट के एटम्स जितने हैं उतने प्रोडक्ट में उस एलिमेंट के उतने एटम होने चाहिए, तो वो कहलाएगी मेरी बैलेंस इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो उसको हम करेंगे बैलेंस। तो आइए अब अगले हमारे लेक्चर में सीखेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक यू।